कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 16। निम्मो डीसी रेसिडेंट से बाहर निकली, गुड्डू को फोन करके बुलाया और अब वे दोनों ही गाड़ी में बैठ गई। निम्मो के चेहरे पर हंसी देख गुड्डू थोड़ी आश्चर्य भी थी। क्या बात है भाभी, आप तो कह रही थी कि वो राजवीर भैया नहीं है, पर आपके चेहरे की हंसी तो कुछ और ही बता रही है। गाड़ी ड्राइव करती तीसरी निगाहों से गुड्डू निम्मो से पूछा तो निम्मो मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी, मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। बताओ भी, गुड्डू ने जिद की। वो डीसी थारा भैया तो ना था, पर मारी हंसी ना रुक रही। या सोच कि जब उस डीसी ने वो पराठे और हलवा खाया होगा तो उसका के हाल हुआ होगा। वो हंसी नहीं रोक पा रही थी और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। भाभी, अब वहाँ कुछ शरारत करके आई है क्या? गुड्डू आंखें छोटी कर नकली गुस्सा चेहरे पर लाकर उसकी तरफ देखने लगी तो निम्मो हंसी रोक कर किसी शरारती बच्चे सी उसकी नजर चुराकर विंडो से बाहर देखने का नाटक करने लगी। बोलो, क्या हुआ? क्या बात हुई? और क्या वो भैया नहीं है? गुड्डू उतावली होकर पूछ रही थी, पर निम्मो की हंसी नहीं रुक रही थी तो वो वापस उसकी तरफ देखने लगी। वो डीसी तो कसूती बावली पुछ से जमाई छिछोरा, थारा भैया तो वो हो ही ना सके। उसने ऐसा सबक सिखाकर आई हूँ कि आइंदा किसी लड़की को तो दूर, अपनी घरवाली ने छेड़ते थे पहला भी 10 बारी सोचेगा। क्या किया आपने? गुड्डू ने सख्ती से पूछा। मारे को छेड़ रहा था, आंखें चढ़ाकर निम्मो बोली। क्या? गुड्डू आश्चर्य में थी। हाँ भाभी, वो डीसी है, कोई सड़क छाप मवाली नहीं जो आपको छेड़ेगा। गुड्डू को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब ऐसे ही होवे है, क्या मवाली क्या डीसी, मुंह बनाती निम्मो बोली। डीसी का जिम्मेदारी का पद है और उस पर बैठा व्यक्ति एक जिम्मेदार अधिकारी। सरकार ने जिस आदमी को काबिल समझकर पूरे जिले की जिम्मेदारी सौंप रखी है, वो क्या कोई ऐरा गहरा इंसान होगा? जाहिर सी बात है, नहीं तो वो ऐसा काम क्यों करेगा भला? निम्मो की बातों पर गुड्डू को यकीन नहीं हो रहा था। तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? वो जो भी हो, उसने मारे गैल या बदतमीजी करने की कोशिश की तो क्या मैं उसे छोड़ सकूं थी? अच्छा, शुरू से सब बताइए, क्या बता रही थी आप? वो जबरदस्ती मारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। मैं किचन में खाना बना गई तो पीछे पीछे वहीं आ लिया, कहता मदद करूंगा। पहला तो मैंने उसके पेट में ये जोर से कोनी दे मारी, फिर भी वो ना माना तो मिक्सी पैर में दे मारी, पैर तोड़वा लिया, फिर चैन दे बैठा। अब 2 दिन तक उठ ना पावेगा डीसी। निम्मो सब हंसते हंसते बता रही थी। आपने ये सब किया वहाँ? गुड्डू ने सुना तो आश्चर्य से उसे देखने लगी। हाँ, ये तो कुछ भी ना, कहवे था खाना बना के जा। मन ने चोमा आकार पराठे में जो तेज मिर्ची ठोकी है, अगर उसने खा लिया होगा तो अभी उसकी चीख डीसी हाउस में गूंज रही होगी। बताते बताते निम्मो ठहाका मारकर हंस पड़ी, पर गुड्डू सीरियस हो गई। भाभी, आपने ये सब किया वहाँ और उन्होंने कुछ नहीं बोला, आपको ऐसे ही आने दिया? हाँ, और क्या करता, मन ने जेल में डालता। निम्मो भोली सूरत बना गुड्डू को देखने लगी। हाँ, डाल भी सकता था। सोचा भी आप क्या करके आई है वहाँ से? क्या गलत किया मन ने? वही तो मारे को छेड़ने लाग रहा था। निम्मो ने सफाई दी। उसने आपकी शक्ल देखी ना? बिना शक्ल देखे उसने ये सब कर लिया। हाँ, डीसी है वो, और आप उसके साथ इतना कुछ करके आ गई, उसने कुछ बोला नहीं ना? आप मुझे सारी बात A to Z सब बताओ। निम्मो से सब बात बता देती है। निम्मो सब हंस हंस कर उसे बता रही थी, पर गुड्डू गंभीर हो गई। उसने जल्दी गाड़ी ड्राइव की और घर आ गई। समय बहुत अधिक हो गया था, घर पर सब चिंतित थे। घर आकर देखा तो डुग्गू खेल रहा था। गुड्डू के आते ही बूजी बूजी करने लगा। गुड्डू उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। मेरा बाबू कैसा है? वो उसकी नन्ही सी नाक पर अपनी नाक लगाकर गुदगुदा कर प्यार करती बोली तो वो उसके दोनों गालों को दोनों हाथों से पकड़कर शरारत करने लगा। वो गुड्डू को देखकर खुश था तो गुड्डू भी उसको प्यार करने लगी। गुड्डू कहाँ रह गई थी? तुम दोनों आज इतनी देर से? हम कितने परेशान थे, निधि ने पूछा। पहले यूनिवर्सिटी में ही लेट हो गया, उसके बाद मेरी सहेली के घर चली गई थी। वो असाइनमेंट बनाने हैं तो उससे हेल्प चाहिए था। अब 1 हफ्ते कॉलेज तो नहीं जा पाएंगे तो सोचा गांव में छुट्टियों में वही काम कर लेंगे, इसलिए वहाँ लेट हो गया।
गुड्डू ने बहाना बनाया। निम्मो, कैसा था तुम्हारा डांस? निम्मो अपने कमरे से निकल बाथरूम से नहा कर निकली तो निधि ने पूछा, अच्छा रहा जीजी, फर्स्ट आए। वो मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची? हाँ, बधाई हो, धन्यवाद, यो रहा प्राइस। वो बैग से मोमेंटो दिखाने लगी तो उसकी सास भी आ गई। तन्ने यो डांस में जीता? वाह, आश्चर्य से उसे देखने लगी। हाँ मम्मी, वो गुड्डू ने जबरदस्ती नाम लिखवा दिया था तो करना पड़ा, पर अच्छी बात पता क्या से, कल के अखबार में भी हमारी फोटो आवेगी। वो खुश होकर सब बता रही थी। सच? हाँ, निम्मो खुश थी। सबने ये बात नोटिस की। सबको लगा डांस में फर्स्ट आने की वजह से कर रही होगी। निम्मो को इस प्रकार खुश देख वे लोग भी खुश थे। उन दोनों ने फिलहाल घर पर डीसी के राजवीर होने न होने की बात नहीं बताई। निम्मो का उपवास था। पूजन के बाद उसने भी उपवास खोला और भोजन किया। उसके बाद अपने कमरे में आ गई। दोनों बैठी थी। गुड्डू, जो तब से गंभीर थी, पर वो नोटिस कर रही थी कि निम्मो के चेहरे पर अन्य दिनों की तरह उदासी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो खुश है। कितने समय बाद उसने निम्मो को इतना खुश देखा। आखिर उसके मन में जो चल रहा था, उसने निम्मो से कहा, भाभी। हाँ, निम्मो फोन में कुछ देख रही थी। मुझे लगता है वो डीसी राजवीर भैया ही है। क्या क्या कह रही हो तुम? निम्मो के हाथ में फोन था, वो नीचे छूट गया। हाँ, वो थारा भैया नहीं था, वो गुस्से से बोली। अचानक वो परेशान सी हो गई। मैं गाड़ी में ये बात नहीं करना चाहती थी तो अब कर रही हूँ। आप कह रही है उसने आपके साथ छेड़खानी की। गुड्डू उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, वो डीसी है। पता भी है क्या होता है डीसी? कितने मुश्किल से बनते हैं। हर साल 15 लाख के करीब लोग यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। उनमें से केवल कुछ 100 लोग पास होकर आईएएस बनते हैं। इतना इंटेलिजेंट, सम्मानित और जिम्मेदारी भरी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या अपनी खाना बनाने वाली के साथ ऐसी बातें और हरकतें करेगा जैसे उन्होंने आपके साथ की? वो भी जो वहां सिर्फ ट्रायल देने आई हो और उसने उसका चेहरा तक ना देखा हो। गुड्डू गंभीरता से बोली। कहना क्या चाहे है? निम्मो को समझ नहीं आ रहा था। यही कि आप तो एहसासों के मामले में हमेशा कच्ची रही। इस बार भी आपने वही किया। आप तो नहीं पहचान पाई, पर राजवीर भैया कच्चे नहीं है। वो इतने इंटेलिजेंट और समझदार है कि उन्होंने आपको आपकी चाय, आपकी आवाज से पहचान लिया। क्या कह रहे तू? निम्मो को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था तो हैरानी से उसे पूछ रही थी। जब वो आदमी चाय देकर आया उसके बाद ही उन्होंने ये सब हरकतें की? गुड्डू ने निम्मो से पूछा। हाँ, पता है ना उसको आपके हाथ की बनी हुई चाय कितनी ज्यादा पसंद थी। वो वैसे तो चाय बहुत कम पीते थे, पर गांव आते थे तभी पीते थे, वो भी सिर्फ आपके हाथ की बनी हुई। उन्होंने चाय पी होगी तो आपको पहचान लिया होगा। मैं भी पहचान जाती अगर मैं होती, क्योंकि आपके हाथ के बने खाने का स्वाद पहचानना मेरे लिए भी मुश्किल नहीं है। उन्हें पता चल गया होगा कि आप है, पर आप उनको नहीं पहचान पाई? गुड्डू ने सारी बातों को गौर कर निष्कर्ष पर पहुंची। नहीं, ये नहीं हो सकता। निम्मो को अभी भी यकीन नहीं था। उन्होंने आपको गले लगाया? हाँ। क्या आपको ऐसा लगा कि वो अजनबी है? पता नहीं क्या होता है भाभी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं 100% श्योर हूँ वो भैया ही है। गुड्डू के चेहरे पर अलग ही भाव थे। वो श्योर थी, पर निम्मो ना जाने क्यों स्वीकार नहीं करना चाहती। वो थारा भैया ना है, वो थारा भैया ना है। झूठ भरम ना खुद पाल, ना मारे को भरम मा डाल। निम्मो रुआसी सी होने लगी। वो थारे भैया होते तो मारे सामने क्यों ना आए? वहां अकेले में तो स्वीकार कर सके थे। निम्मो की आंखों से आंसू बहने लगे। जरूर कोई बात होगी। क्या बात है पता लगाने पड़ेगी। कल मैं जाऊंगी वहां। के कहरी से? हाँ, आपको वहां भेजने के बजाय मुझे वहां खुद जाना चाहिए। आपकी बस की ना है जासूसी वासूसी। आप बस घुटने ही तोड़ सकती हो। राजवीर भैया का पैर तोड़कर आ गई। बेचारे भैया, मैं होती तो एक नजर में पहचान जाती भैया है कि नहीं। चली जान दी, फिर क्यों भेजा मन ने? निम्मो गुस्सा होती बोली। गलती हो गई, आपको भेजा क्योंकि मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। मारे को पेड़ पर चढ़ना आवे है तो मैं कह तो रही हूँ वो डीसी थारा भैया ना है।
कहती निम्मो मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। तो थोड़ी देर बाद गुड्डू भी लेट गई, पर निम्मो को कहाँ नींद आनी थी। क्या गुड्डू सच कह रही है? से वो इसका भैया ही है? फिर वो सामने क्यों ना आ रहा? बता क्यों ना रहा मेरे को? निम्मो अपने उघेड़ बुन में लेटी हुई थी, आंखें बंद करती है और सारी घटनाक्रम को एक बार फिर वापस याद करती है। डीसी रेसिडेंस। राजवीर भी डिनर करके सोने के इरादे से बेडरूम में आया। केदार ने ही उसकी मदद की, क्योंकि राजवीर के पैर में काफी सूजन आ गई है। डॉक्टर उसे चेक करके और मेडिसिन देकर चला गया, पर अब केदार उसकी मदद कर रहा था। वो पिछले कई महीनों से असिस्टेंट के तौर पर राजवीर के साथ है। वो काफी हेल्पफुल है। राजवीर को उसका काम करने का तरीका पसंद आया, तो अब वो उसे अपने साथ ही रखता है। वो यहाँ ट्रांसफर लेकर आया तो उसकी भी यहीं ट्रांसफर करवा दी। राजवीर के पैर में सूजन थी तो वो गर्म पानी की बोतल से उसको सेंक दे रहा था। साहब एक बात बोलूं? छोटा मुंह बड़ी बात, केदार बोला। हाँ बोलो। अब आप मेम साहब को ले आओ। बहुत हो लिया, कब तक ऐसे अकेले रहोगे? वो राजवीर को देखते हुए बोल रहा था। हाँ जल्दी ले आऊंगा, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। राजवीर ने हामी भरी। तो आज ये सब क्यों किया? आपने गलत किया। उनको पहचाना क्यों नहीं? वो आपका पता लगाने आई थी, तो यहाँ तो बता सकते थे कि आप वही है। केदार ने वजह जाननी चाहिए। वो बस मैं उसके साथ थोड़ा शरारत कर रहा था, वो मुस्कुराते हुए बोला। पर आपकी शरारत आपको ही भारी पड़ गई। वो हंसी रोकता बोला। उसकी बात पर राजवीर को भी हंसी आ गई तो वो भी हंसने लगा। पता है तुम्हारी मेम साहब वर्ल्ड की यूनिक पीस है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। वो हंसते हुए बोला। हाँ साहब देख लिया था मैंने आपकी हालत, और वो खाना खाकर सब समझ गया। मेरे कान से अभी भी धुआं उठ रहा है। हाँ हाँ हाँ। पैर में दर्द हुआ तो राजवीर कर्रा उठा। क्या हुआ साहब? केदार ने पूछा। दुख रहा है, कल तक तो ठीक हो जाएगा ना ये? वो पैर पकड़कर बोला। हो तो जाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं अब सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। वो राजवीर को नीचे लेटाने में मदद करता है और उसके बाद दरवाजा बंद करके चला गया। वो चला गया तो राजवीर सारे दिन की घटनाक्रम को याद करने लगा, तो उसके चेहरे पर खुशी मुस्कान बनकर खेलने लगी। निम्मो मेरी जान, तुम और तुम्हारी शरारतें पता है कितना मिस करता था। आज 3 साल बाद वही सब वापस दोहरा कर लगा कि वही जोहड़ किनारे वाली निम्मो से वापस मिल लिया। बस कुछ दिन और जुदाई सह लो, उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसने फोन उठा लिया। निम्मो किचन में काम कर रही थी। बाहर बैठे बैठे चुपके से उसकी फोटोज खींच ली थी। तुम और तुम्हारा यूं घूंघट, इसमें रहकर तुम कितनी शरारतें करती हो, कहता हुआ वो फोटो को चूमने लगा। वहीं आंखें बंद कर लेटी हुई निम्मो अचानक उठकर बैठ गई। उसे गुड्डू की बातों के बाद उन बातों पर गौर किया जो कुछ भी डीसी ने उसके साथ किया। उसका उसे छूना, गले लगना, उसकी बातें, वो सब अजनबी जैसे क्यों नहीं था? कहीं गुड्डू सही तो नहीं कह रही थी कि वो उसको भैया ही है? वो भी तो ऐसे ही किचन में आ आकर उसको तंग किया करते थे। वो सब याद करके उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में हया उतर आई। वो दोनों हाथों से चेहरे ढक लेती है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा था कि निम्मो का पढ़ाई करने का मन नहीं था। उसे नींद आ रही थी, सुबह से थकी थी तो सो गई। लद्दाख। हर्षित की जब से तन्मय से मुलाकात हुई, अब वो अक्सर ही उससे मिलने आया जाया करता है। इस बॉर्डर इलाके में वैसे तो सभी लोग आपस में बेहद मैत्रीपूर्ण व्यवहार से रहते हैं। ऐसे में अगर रिश्तेदार मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है, घर पर होने जैसी फीलिंग आने लगती है। तन्मय ने सुमन का नंबर दिया है, तब से कभी कभी चुपके चुपके बहन से भी बात कर लेता है। तो एक उम्मीद बंधी है कि शायद सब पहले जैसा ठीक हो जाए, और उसकी आस जागी है कि दोनों परिवार के रिश्ते जो खराब है वो सुधर जाएंगे। ये होगा तभी तो गुड्डू से उसकी बात आगे बढ़ेगी, वरना घर वाले तो बाद में। गुड्डू ही उससे बात करने को तैयार नहीं है तो वो 3 साल से गुड्डू के सपने देख रहा था, वो कैसा पूरा होगा? दोनों बैठे थे। सर, हर्षित बोला। हाँ बोल। मैंने भी अपनी पोस्टिंग की एप्लीकेशन दे दी है। कहाँ? वो हर्षित को आश्चर्य से देखने लगा। वही आपके साथ, आपकी सिटी में। ये कैसे पॉसिबल है? तेरी तो जॉब में अभी इतना समय भी नहीं हुआ है, फिर ये कैसे पॉसिबल है? तन्मय ने हैरानी से पूछा। कुछ जुगाड़ बैठाता हूँ। मेरे दोस्त के पिता सेना में बड़े अधिकारी है। सोच रहा हूँ कि आप भी वही हो, मैं भी वहीं आ जाता हूँ।
कुछ समय के लिए ही सही हम दोनों प्रयास करें तो हम दोनों परिवारों के बिगड़े रिश्ते सुधर सकते हैं। आशनवित हो तन्मय को देखने लगा। जिसे तुम सोच रहे हो वैसा सोचना तो आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। सबसे बड़ा रोड़ा तो खुद राजवीर और विनेश ही है। बाकी लोग तो चलो सब भूलकर आगे भी बढ़ना चाहेंगे भी, तो राजवीर कभी ऐसा नहीं होने देगा। तन्मय ने शंका जताई। पर राजवीर जीजा जी तो वहाँ नहीं है। अभी नहीं है तो क्या आएगा तो है ही। और विनेश तो, तुम क्या अपनी दीदी को जानते नहीं? वो भी उसी शहर में आ गई तो क्या होगा? कोई जरूरत नहीं, विनेश दीदी वहाँ आएगी ही। चलो राजवीर को भी मना लेंगे। पर विनेश क्या सुधर गई है? तन्मय ने हर्षित से पूछा तो वो चुप हो गया। फिर सोचते हुए बोला, अब तो उस पर भी जिम्मेदारी है तो सुधर गई होगी। ऐसा है तो अभी तक शादी क्यों नहीं की उसने? वो भी तो जॉब के चक्कर में थी। मुझे लग रहा है कि तुम ज्यादा आशनवित हो इस बात में। जितना आसान तुम्हें ये मामला लग रहा है उतना ही अधिक उलझा हुआ है। प्रयास तो कर सकते हैं, और पोस्टिंग ना भी जा पाया तो मैं भी छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। फिर तो हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब तुम भी जाओ, मेरी भी नाइट ड्यूटी है तो सोऊंगा थोड़ी देर। तन्मय उससे बोला। ओके सर। हर्षित चला गया तो तन्मय भी थोड़ी देर सो गया। उसकी आज नाइट ड्यूटी है तो 2 घंटे बाद उसे उठना है। 2 घंटे की नींद लेने के बाद तन्मय उठा। रेडी होकर ये दस्ता पेट्रोलिंग पर जाने के लिए तैयार था। आजकल बॉर्डर पर काफी टेंशन चल रही है, इसलिए सतर्कता तो बरतनी ही है, चौकसी भी रखनी है। दुश्मन देश बॉर्डर के बिल्कुल पास पोस्ट बना रहे हैं, जिस वजह से दोनों तरफ बेहद तनाव के हालात है। अपनी नियत समय पर ये दस्ता कैंप से निकल आगे बढ़ा। पहाड़ी एरिया है तो सभी संभल कर चल रहे थे। 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करके एकाएक उनकी नजर ने कुछ ऐसा देखा जो अप्रत्याशित था। भारतीय बॉर्डर के बिल्कुल पास चाइनीज टेंट दिखाई दिए। ये पहले तो न थे, कुछ ही घंटे में कैसे तैयार हो सकते हैं? ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा था, और ये काम बेहद उकसावे वाला भी था। तन्मय ने वॉकी टॉकी पर अपने सीनियर को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने उन्हें वहीं पर रुककर उन पर नजर रखने का आदेश दिया। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।